वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में आपको थोड़ी सी दिक्कत गई होगी क्योंकि कैमरा खराब होने की वजह से मोबाइल पर वो वीडियो लेक्चर शूट हुआ था। ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम गया होगा, आपने एडजस्ट किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मैं, थैंक यू फॉर दैट। देखिए, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन देखी थी हमने, उसके बाद उसका डिफरेंशियल रेट लॉ देखा था, उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा है, हाफ लाइफ पीरियड के लिए इक्वेशन देखा है, रेट कांस्टेंट का यूनिट देखा है, और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और उनके स्लोप भी देखे हैं। स्लोप हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल आपको उस पर कुछ ना कुछ तो सवाल आएगा ही आएगा, इसलिए आप स्लोप को ज़्यादा सीरियसली लो, स्लोप लर्न करके रखो, ग्राफ का नेचर कैसा है वो लर्न करके रखिएगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसका रेट किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं रहता, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। The reaction in which rate of reaction does not depend upon concentration of any reactant is called as zero order reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका रेट किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई फिर रेट किस पर डिपेंडेंट है? तो ऐसे रिएक्शन के केस में रेट डिपेंड रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड रहेगा, जैसे कि टेम्परेचर है, बराबर है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड नहीं रहेगा। तो इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस रेट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो, टेम्परेचर, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है तो, ऐसे रिएक्शन को फिर क्या बोला जाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं वापस आपको डेफिनेशन बोल देता हूं। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझो, एक इमेजिनरी रिएक्शन हमने ली, ए गिव्स अ प्रोडक्ट, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इसका रेट जो है वो कैसे लिख पाएंगे हम? रेट, डिफरेंशियल रेट लॉ के फॉर्म में, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ क्या आनी चाहिए? जीरो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर जीरो रखी है। तो जब रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर जीरो होगी तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट एनीथिंग रेस टू जीरो इज नथिंग बट वन, और इसलिए R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? के। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और रेट कांस्टेंट है, किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, लेकिन रेट कम होने का नाम नहीं लेगा, रेट जितना का उतना ही रहेगा, और इसलिए रेट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ऐसा हमने कहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका डिफरेंशियल रेट लॉ में इस तरह से डिफाइन लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर जीरो। दो चार रिएक्टेंट भी लिखेंगे तो चलेंगे, हर एक की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी? जीरो। R इज इक्वल टू के आएगा क्योंकि एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन। R इक्वल टू के मतलब रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर लाइक हीट, मतलब टेम्परेचर, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है, हम H2 गैस को Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो when H2 गैस reacts with Cl2 गैस, it gives twice HCl गैस। तो ये रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives twice HCl गैस, बराबर है। तो इस रिएक्शन का हमने रेट फाइंड आउट किया किस
किस किस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। तो जब जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कम किया, ज्यादा किया, रेट पर कोई असर नहीं गिरा, रेट कांस्टेंट रहा। ठीक वही ऑब्जर्वेशन हमें मिला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 के वक्त। जब जब हमने Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किया तब भी रेट कांस्टेंट रहा, कम किया तब भी रेट क्या रहा, कांस्टेंट। मतलब रेट ना तो H2 के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है और ना ही Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब हम यूवी लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा करते हैं तो रेट क्या होता है, कम ज्यादा होता है। और यूवी लाइट एन एक्सटर्नल फैक्टर है, तो यहाँ पे रेट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज इंटेंसिटी ऑफ यूवी लाइट, बट रेट नेवर डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट ना तो H2 के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है और ना ही Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। रेट यहाँ पे डिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ यूवी लाइट पर। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अब आपकी उम्र ऐसी है कि इस उम्र में हम घर वालों का कम सुनते हैं, मानते नहीं उनकी किसी बात को। हाँ, हम ज्यादा इन्फ्लुएंस में होते हैं, ज्यादा प्रभाव में होते हैं, किसके, बाहरी जो फैक्टर्स हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हम होते हैं। वो जैसा करते हैं, वो जैसा कहते हैं, वैसा हम भी करते हैं, कहते हैं। अगर हमारे दोस्तों ने गाड़ी ली तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये नहीं देखते। हम मम्मी पापा के पास जिद करते कि मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी गाड़ी चाहिए, आप कुछ भी करो उधर, लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए। मम्मी पापा हमें समझाते हैं लेकिन हम उनके समझ के बाहर रहते हैं, हम उनका कहना ही नहीं मानते। क्योंकि हम उनका कहना नहीं मानते, हम किसका कहना मानते हैं, अपने दोस्तों का। तो ये जो हमारी उम्र है 10 से लेकर 15-16 साल तक, इस उम्र में हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है बाहरी व्यक्तियों का। उसमें हमारे दोस्त आते हैं, हमारे टीचर्स आते हैं, वो जो कहते हैं वैसा हम कहते हैं, घर वालों का एक भी नहीं सुनते। बराबर है, मतलब हमारा भी बर्ताव, बिहेवियर जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हमारा भी बिहेवियर, कहने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या है, जीरो ऑर्डर है। ठीक उसी तरह से जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर बट नेवर डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हम इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिखो या तो फिर ऐसा लिखो, वन एंड द सेम है। इन केस, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक एग्जांपल है H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट गिव्स ट्वाइस एज Cl। तो ये क्या है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक और लिख सकता हूं मैं, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, या फिर आयन एज अ कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और N2 के ऊपर रेट डिपेंड नहीं है, यहाँ पे रेट डिपेंडेंट है सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट पे। अगर कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाई देगा, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया कम है तो रिएक्शन का रेट भी कम दिखाई देगा। लेकिन इनके कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब ये गैसेस है तो इनके पार्शियल प्रेशर पे रेट बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे रेट डिपेंडेंट है किस पर, सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट पे। बराबर है, तो ऐसे वक्त ये भी रिएक्शन क्या कहलाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जनरली हम एक बात देख सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शन गैसियस है और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गैसियस रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं वो जीरो ऑर्डर होने की संभावना ज्यादा रहती है। मैंने संभावना कहा है, कंपलसरी नहीं कहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम गैसियस रिएक्शन व्हिच ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, मतलब गैसियस रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी वो जीरो ऑर्डर की ही होगी, ऐसा मैंने नहीं कहा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या रहती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहती है। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखिए तो A गिव्स अ प्रोडक्ट, ये हमारी क्या है, इमेजिनरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। As the reaction is zero order, its rate law can be written as R is equal to K into concentration of A to the power 0. Therefore, we can write R is equal to K, equation number 1. But R is a rate of reaction, and rate of reaction is nothing but decrease in concentration of reactant per unit time.
बराबर है। तो डिफरेंशियल फॉर्म में मैं रेट को कैसे लिख सकता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी। तो डी ए ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, डी टी ये टाइम इंटरवल है, और माइनस साइन इसलिए है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, इसलिए मैं डिफरेंशियल फॉर्म में आर कैसे लिख सकता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं अगर कंबाइन करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है के, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को अब मैं रीअरेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा, माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, बराबर है। अब इस इक्वेशन, इसको नाम देते हैं हम 4, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको मालूम है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ which provide us a direct relationship between rate constant, time and concentration of reactant is called as integrated rate law. differential rate law से integrated rate law जरा ज़्यादा important होता है, ज़्यादा useful होता है, इसलिए हमें integrated rate law चाहिए। अब इसे हमें integrate करना है तो हमें initial and final limits मालूम चाहिए। तो when time changes from 0 to t, तो इनिशियल टाइम 0 होगा, t इक्वल टू 0, फाइनल टाइम t इक्वल टू t होगा। तो व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t, देन व्हाट हैपेंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चेंजेस फ्रॉम, कह रहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AT, बराबर है। तो when time changes from 0 to t, then concentration of A changes from A0 to AT, where A0 हमेशा की तरह क्या है, initial concentration of reactant at 0 time at the start of reaction, and AT क्या है, concentration of reactant left after time t, बराबर है। तो AT बचे हुए रिएक्टेंट का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। अब हमें लिमिट्स मिल गया, टाइम का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t, कॉन्सेंट्रेशन का लोअर लिमिट है A0 एंड अपर लिमिट है AT। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 4 को। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 4 विद इन अबव लिमिट्स। तो अगर हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए फ्रॉम A0 टू AT इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t। अब माइनस साइन को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फ्रॉम A0 टू AT इज इक्वल टू, k कांस्टेंट है तो उससे भी हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकाल सकते हैं, तो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू t। अब ये माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, वो इंटीग्रेशन ऑफ dz z होता है। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होगा, a होगा। इनिशियल लिमिट A0 टू फाइनल लिमिट क्या है बच्चों, AT इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या रहेगा, सिंपली t फ्रॉम 0 टू t। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया, अब वैल्यू भी पुटअप करेंगे। कैसे करते हैं वैल्यू पुटअप, पहले करते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, k इंटू टी के जगह पे फाइनल वैल्यू डालेंगे t की, और माइनस करके इनिशियल वैल्यू डालेंगे। ये माइनस साइन अंदर की तरफ एडजस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, A0 माइनस AT इज इक्वल टू k इंटू क्या मिलेगा, t। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, देखो k इक्वल टू हमें मिलेगा, k इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन क्या मिलेगा, t। तो दिस इज अवर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, k इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन t। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है हमारे लिए, बराबर है। इस तरह से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख सकते हैं। अब देखो जरा सा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, k इंटू टी इज इक्वल टू A0 माइनस AT, बराबर है। AT को मैं इधर लेके आऊंगा तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ये इक्वेशन को जरा सा गौर से देखो, AT इज इक्वल टू क्या आएगा, A0 माइनस KT। अब AT क्या है बच्चों,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बचा हुआ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो भी है ये क्या होगा बच्चों, इनिशियली लिया हुआ रिएक्टेंट में से इतना रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 80। मतलब एक KT जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू क्या आएगा, KT। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड को हम जनरली कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, X, तो X इज इक्वल टू क्या आएगा, KT। तो इनिशियली कितना रिएक्टेंट लिया था, A0, टाइम T में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है, KT के इतना, तो बचा कितना, इनिशियली लिया हुआ माइनस रिएक्ट हुआ, तो A0 माइनस KT, ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 80 मिलेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड मिलेगा। तो 80 यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, A0 यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली, तो KT यानी क्या होगा, तो KT यानी होगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन टाइम T, और उसका फार्मूला है KT। तो कभी कभार आपको पूछा जाता है कि in 200 सेकंड what quantity of reactant get reacted if the given reaction is zero order reaction and initial concentration of reactant is XYZ। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, बताया हुआ है आपको, तो पूछा जाएगा कि 200 सेकंड के अंदर कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, K की वैल्यू मालूम होना चाहिए, T तो उन्होंने दिया हुआ है, K मालूम है, T मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन गिवन टाइम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू A0 माइनस 80 अपॉन T, तो KT इक्वल टू क्या आएगा, A0 माइनस 80, तो 80 इक्वल टू A0 माइनस KT। तो इस पर से हमें पता चल जाएगा व्हाट इज मीन बाय KT। KT यानी क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड है, और उसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में X से, तो यहाँ पे भी X ही कर लिखेंगे, तो X इज इक्वल टू क्या आएगा, KT। K मालूम है, T मालूम है, तो आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन गिवन टाइम इंटरवल T क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ तैयार किया है। समझ में आया है? आप ये वीडियो लेक्चर वापस रिवाइज करके देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये इंटीग्रेशन किया है, किस तरह से इंटीग्रेटेड रेट लॉ को मैंने डिराइव किया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ का मतलब हमने ऑलरेडी देखा है, हाफ लाइफ पीरियड यानी वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें आधा रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्ट हो जाता है। The time required to reduce the concentration of reactant to half of its initial value is called as half life period। तो अब हमें जाना है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे भी हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, T हाफ या T 50%, फ्रैक्शन में हाफ लिखो या परसेंटेज में 50 लिखो। तो व्हेन टाइम T becomes equal to T half, then amount of reactant left behind is exactly half of the reactant, क्योंकि T equal to T half में आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा तो आधा रिएक्टेंट बचेगा, तो बचा हुआ रिएक्टेंट यानी 80, तो 80 is equal to क्या आएगा, A0/2। तो when time T is equal to T half, then KT is equal to क्या आएगा भाई, A0/2 भी आएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड कितना होगा, आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है, तो KT की भी वैल्यू A0/2 आएगी एंड AT की भी वैल्यू क्या आएगी, A0/2 आएगी। एम आई राइट? तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड मतलब आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, बचा हुआ रिएक्टेंट कितनी, आधा, A0/2 बराबर है। अब हम K का फॉर्मूला लिखेंगे, K इज इक्वल टू क्या है, A0 माइनस AT अपॉन T। अब मैं यहाँ पे T के जगह पे T हाफ लिखूंगा तो AT के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, मुझे A0/2 लिखना पड़ेगा। एम आई राइट? क्योंकि AT की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो A0/2 रिएक्टेंट बचा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, A0/2 अपॉन T हाफ। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A0/2 T हाफ। तो ये रेट कांस्टेंट का फार्मूला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और क्या है बच्चों फार्मूला, K इज इक्वल टू A0/2 T हाफ। अब इस फार्मूले में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि A0 की वैल्यू पर K की वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट है। A0 ज्यादा होगा तो T हाफ की वैल्यू भी ज्यादा होगी, A0 कम है तो T हाफ की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, T हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू A0/2K, बराबर है, A0/2K।
अब 2 नंबर है के कांस्टेंट है तो ये 1/2k की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी, तो हम क्या लिख पाएंगे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। तो इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1 मोल लिया रिएक्टेंट का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उसका टी अप 5 मिनट है, तो जब आप उसी रिएक्शन को वापस से कैरी आउट करेंगे बाय टेकिंग 2 मोल, तो पहले 1 मोल था, आप 2 मोल लिए, कॉन्सेंट्रेशन दुगना हुआ तो टी अप भी कितना होगा, दुगना हो जाएगा। तो टी अप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, जीरो ऑर्डर का रिलेशन है। समझ में? अब टी हाफ का रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या है, ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए या फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें शॉर्टकट मालूम चाहिए, शॉर्टकट जो हमें प्रोवाइड करेगा रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक आपको रिलेशन लिखना है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a⁻n−1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो मैं यहाँ पे जीरो की वैल्यू रख दूंगा जीरो ऑर्डर के लिए, n इक्वल टू जीरो डाल दूंगा तो a⁻−1 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, a। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ये या नहीं क्या है, a0 है। आप यहाँ पे a0 भी लिख सकते हैं या तो फिर a भी लिख सकते हैं। तो किसी भी nth ऑर्डर के लिए टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है, तो हम इस इक्वेशन से ध्यान में रख सकते हैं, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n−1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस ऑर्डर जो भी अपने ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सबके लिए एप्लीकेबल है, बराबर है। तो कभी आपको बोला जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a⁻², मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पर क्या है, टी हाफ डिपेंडेंट है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है। अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻², इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, -1, बराबर है। a इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो n-1 की वैल्यू -2 आई, तो n इक्वल टू क्या आएगा, -1। अगर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इसको ऐसा लेके जाऊंगा, बराबर है, 1/a⁻−3, n-1 की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, -2 होगा, बराबर है। तो n-1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में? तो इस तरह से हमें इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a⁻n−1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 है, 1-1 0, तो 1/a⁻0, तो क्या रहेगा, 1/1 कांस्टेंट ही रहेगा। तो वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने जब टी हाफ का इक्वेशन डिराइव किया तो हमें पता चला कि टी हाफ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। तो टी हाफ का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टी हाफ इज इक्वल टू A0/2k। समझ में आए? तो इस तरह से हमें हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या करते आएगा, डिराइव करते आएगा। तो इस इक्वेशन से सीधा सीधा हमें पता चल गया कि टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। फार्मूला क्या है टी हाफ का जीरो ऑर्डर के लिए, A0/2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फार्मूला क्या था, 0.693/k। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी ऑलरेडी हमने निकाला है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, k होता है। k की सिर्फ यूनिट की वैल्यू नहीं, मैग्नीट्यूड भी R की इतनी होती है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट ऑफ R एंड K आर सेम। तो R और K का यूनिट भी और मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगी, सेम। तो R का यूनिट क्या है बच्चों, मोल पर DM³ पर टाइम। इसलिए यूनिट ऑफ K को हम कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे आप, मोल पर DM³ पर टाइम, बराबर है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ K। तो जब भी K का यूनिट रेट के यूनिट के साथ मिल जाएगा, मैच होगा, तो डेफिनेटली बोल देना कि रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर की है।
बराबर है। तो व्हेन यूनिट ऑफ के इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ आर, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, देन रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। तो इस तरह से हमने हाफ लाइफ पीरियड का भी फार्मूला तैयार किया। टी हाफ इज इक्वल टू A0/2 के, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। तो अनलाइक टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अगर ऐसा आपको बोला जाएगा कि टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A to the power -3, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A to the power -3, तो हम इसको अपने फॉर्मेट में लिखेंगे टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A³। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A to the power n-1। टी हाफ के साथ टी हाफ मैच होगा, A के साथ A मैच होगा, तो n-1 के साथ कौन मैच होगा? 3। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। तो n कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब जिस रिएक्शन के लिए इक्वेशन वैलिड होगा वो रिएक्शन डेफिनेटली कौन से ऑर्डर की होगी? 4th ऑर्डर की होगी। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ A। अगर ऐसा है और पूछा गया आपको कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने लिख लेना n-1 इज इक्वल टू क्या आएगा रे? 2। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। मतलब रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A आएगा, तो n-1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और n-1 की वैल्यू 1 आई, तो n का क्या आएगा? वैल्यू 2। मतलब जिस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन दुगना करने के बाद टी हाफ आधा होता है, वो रिएक्शन डेफिनेटली किसकी रहेगी? सेकंड ऑर्डर की। तो इस तरह के सवाल हमें पूछे जाते हैं कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, टी हाफ रिड्यूसेस टू हाफ, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से टी हाफ आधा हुआ, मतलब टी हाफ और A में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे मैं ये रिलेशनशिप लिखूंगा तो इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, इस रिलेशनशिप को इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो n-1 की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो n-1 इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली n इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस तरह से हम टी हाफ का और A का रिलेशन क्या है, A मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हम उस पर से क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। डू यू गॉट इट? तो ये था टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फीचर्स क्या है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फीचर्स भी हम देख लेते हैं। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अ चेंज। तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा, लेकिन रेट की वैल्यू कम नहीं होगी। अगर आपने बीच में कॉन्सेंट्रेशन दुगना कर दिया, ट्रिपल कर दिया, बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन, तो भी रेट चेंज नहीं होगा। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इवन ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा एक फीचर हम बता सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा फीचर है हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दो फीचर आपको ध्यान में रखने हैं। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट रिमेन कांस्टेंट इवन ऑन चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा फिर भी रेट कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, कल हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलने आएंगे। थैंक यू।